सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह का जो नेक्स्ट टॉपिक है भाइयों, डायलॉग्स, तो संवाद। अब हम इसके संवाद को देखते हैं। द सॉल्ट मार्च वॉज नोटेबल फॉर एटलीस्ट थ्री रीजन्स। फर्स्ट, इट वॉज दिस इवेंट दैट फर्स्ट ब्राउट महात्मा गांधी टू वर्ल्ड अटेंशन। तो जो नमक यात्रा था ये कम से कम तीन कारणों से उल्लेखनीय था। और पहली बात यह थी कि यह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आ गए। द मार्च वॉज वाइडली कवर्ड बाय द यूरोपियन एंड अमेरिकन प्रेस। इस यात्रा को यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने बहुत पुरजोर तरीके से व्यापक रूप से कवरेज दी। सेकेंड, इट वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। तो दूसरा यह क्या था, यह पहला राष्ट्रवादी एक्टिविटी था, कार्य था, जिसमें महिलाओं ने बहुत जोर शोर से भाग लिया। महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। द सोशलिस्ट एक्टिविस्ट कमला देवी चट्टोपाध्याय हैड परसुएडेड गांधी जी नॉट टू रेस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू मेन अलोन, है ना। तो समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वो अपने आंदोलनों को पुरुषों तक सीमित ना रखें। कमला देवी was herself one of the numerous women who courted arrest by breaking the salt or liquor laws। तो कमला देवी काफ़ी असंख्य महिलाओं में से एक थी जो अपने आप को अरेस्ट होने दी, है ना, फॉर कानून ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ और लिकर लॉ। जो सॉल्ट नमक या लिकर लॉ है उसके तोड़ने के जुर्म में उन्होंने अपने आप को अरेस्ट किया। एंड थर्ड एंड परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट, है ना, तीन रीजंस थे। पहला रीजन, गांधी जी को वर्ल्ड मतलब अमेरिकन प्रेस में काफ़ी अटेंशन, यूरोपियन अमेरिकन प्रेस में काफ़ी अटेंशन मिला। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी की थी। और तीसरा जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि इट वॉज सॉल्ट मार्च विच फोर्स्ड अपॉन द ब्रिटिश द रियलाइजेशन दैट देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर एंड दैट दे वुड हैव टू डिवॉल्व सम पावर्स टू इंडियंस। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। टू दैट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कवर्ड ए सीरीज ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन लंदन। तो इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। द फर्स्ट मीटिंग वॉज held in November 30, but without the preeminent political leader in India, thus rendering it an exercise in futility। तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ वो नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इस कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। Gandhi ji was released from jail in January 1931 and the following month had several long meetings with the Viceroy। तो गांधी जी को जेल से रिहा किया गया जनवरी 1931 में और अगले महीने में वाइसराय के साथ इनकी काफ़ी मीटिंग हुई। दिस कल्मिनेटेड इन व्हाट वाज कॉल्ड द गांधी इरविन पैक्ट। और इस इरविन, उस समय के जो वाइसराय थे वो इरविन थे, और इसमें जो पैक्ट हुआ, जो समझौते हुए, उसको गांधी इरविन समझौते के नाम पे जाना जाता है। by the terms of which civil disobedience should be called off, all prisoners released and salt manufacture allowed along the coast। तो इस गांधी इरविन पैक्ट के तहत सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस को वापस कर लिया गया, बुला लिया गया, इसको रोक दिया गया। ऑल प्रिजनर्स वे रिलीज, जितने लोग कैदी थे उनको रिहा कर दिए गए और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन का अधिकार दे दिया गया। The pact was criticized by radical nationalists for Gandhi ji was unable to obtain from Viceroy a commitment to political independence for Indians। He could obtain merely an assurance of talks towards that possible end। तो जो रेडिकल राष्ट्रवादियों ने इस समझौता जो गांधी इरविन समझौता है, इसकी आलोचना की, क्योंकि गांधी जी वाइसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए थे, उन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का एश्योरेंस नहीं मिल पाया। गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। सो ए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन इन लेटर पार्ट ऑफ 1931,
है ना। तो एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित किया गया। हेयर गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस, यहाँ गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। However, his claims that his party represented all of India came under the challenge from three parties: from the Muslim League, which claimed to stand for the interests of the Muslim minority, from the princes, who claimed that the Congress had no stakes in their territories, and from the brilliant lawyer and thinker B.R. Ambedkar, who argued that Gandhiji and Congress did not really represent the lower castes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि गांधी जी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे कांग्रेस को दूसरे गोल में सम्मेलन में, लेकिन इनका जो दावा कि इनकी पार्टी पूरी ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, हिज क्लेम दैट हिज पार्टी रिप्रेजेंट ऑल इंडिया केम अंडर चैलेंज, उनको तीन तरीकों से चैलेंज, तीन पार्टी से चैलेंज आया। पहला क्या था, मुस्लिम लीग क्लेम्ड टू स्टैंड फॉर इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स माइनॉरिटी, तो मुस्लिम लीग का कहना था कि जो अल्पसंख्यक मुस्लिम्स हैं, इनके जो इंटरेस्ट है, इनके जो हित हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका नेतृत्व मुस्लिम लीग कर रही है। राजाओं ने विरोध किया, प्रिंसेस जो राजघरानों ने, राजवाड़ों ने विरोध किया कि कांग्रेस का उनके क्षेत्राधिकार में कोई स्टेक नहीं है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, उनके क्षेत्राधिकार में, उनके भूभाग में कोई अधिकार नहीं है। और तीसरी चुनौती, एक ब्रिलियंट लॉयर, एक बहुत ही तेज तर्रार वकील और बहुत ही थिंकर, बिग थिंकर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने, उनके तरफ से आर्गूमेंट था कि गांधी जी एंड कांग्रेस वो रियली में वो जो पिछड़ी वर्ग के थे, जो निचली जातियां थे, जो पिछड़ी जातियां थे, इसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। So the conference in London was inconclusive. So Gandhi जी returned to India and resumed civil disobedience. So लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा, और भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा को, आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया। The new Viceroy Lord Wellington was deeply unsympathetic to the Indian leader. नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं था। इन ए प्राइवेट लेटर टू हिज सिस्टर वेलिंगटन रोट, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड if it wasn't for Gandhi at the bottom of every move he makes, which he always says is inspired by God, one discovers the political maneuver. I see the American press is saying what a wonderful man he is, but the fact is that we live in the midst of very unpractical, mystical, and superstitious folk who look upon Gandhi as something holy. तो अपनी बहन को एक निजी खत लिखा था वेलिंगटन, उसमें वो लिखता है कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको गजब का आदमी बताता है, लेकिन सच यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। So this is his thought process about Gandhi. See, in 1935, however, a new Government of India Act promised some of the representative government. बहरहाल 1945 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि निधि शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। Two years later, in an election held on the basis of restricted franchise, the Congress won a comprehensive majority. तो 2 साल बाद एक सीमित मताधिकार के आधार पर हुई चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। नाउ 8 of the 11 provinces had a Congress prime minister. Now 8 of the 11 provinces had a Congress prime minister working under the supervision of a British governor. तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में थे, जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम कर रहे थे। इन सितंबर 1929, 2 years after the Congress ministries assumed office, the Second World War broke out. तो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया।
महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू हैड बोथ बीन स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ हिटलर एंड नाजीज। तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर और नाजियों के कट्टर आलोचक थे। Accordingly, they promised Congress support to the war effort if the British in return promised to grant India independence when hostilities ended. तो तदनुरूप उन्होंने फैसला किया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। The offer was refused. In protest, the Congress ministries resigned in October 1939. तो सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसके विरोध में कांग्रेस की मंत्रालय अक्टूबर 1939 में अपना इस्तीफा दे दिया। दो 1940 थ्रू 1940 एंड 1941 द कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड ए सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह टू प्रेस द rulers to promise freedom once the war has ended. तो उन पूरे 1940 और 1941 में कांग्रेस एक सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह करवाता है ताकि वो रूलर्स के ऊपर जो उनके शासक हैं उनके ऊपर दबाव बना सके, ताकि वो प्रॉमिस करे कि एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आज़ादी दे दिया जाएगा। So meanwhile, in March 1940, the Muslim League passed a resolution demanding the measure of autonomy for Muslim majority areas of the subcontinent. तो इस बीच मार्च 1940 में मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन पास करती है और वो डिमांड करती है कि ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उसमें उनकी स्वायत्तता की वो मांग रख देती है। द पॉलिटिकल लैंडस्केप वॉज नाउ बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो अब जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो काफ़ी पॉलिटिकल भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। इट वॉज नो लॉन्गर इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश। अब ये सिर्फ भारतीय वर्सेस ब्रिटिश नहीं रह गया था, रेदर इट हैड बिकम ए 3-वे स्ट्रगल बिटवीन द कांग्रेस, द मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश। अब ये एक 3-वे का हो गया था, 3 तरीके से स्ट्रगल हो गया था, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ट्राईपार्टाइट हो गया था एंड ब्रिटिश। At this time, Britain had an all-party government whose Labour members were sympathetic to Indian aspirations, but whose conservative Prime Minister Winston Churchill was a die-hard imperialist who insisted that he had not been appointed the King's first minister in order to preside over the liquidation of British Empire. तो इस समय ब्रिटेन के पास एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी जिसके जो लेबर मेंबर्स थे, जो लेबर पार्टी के मेंबर्स थे, वो भारतीय एस्पिरेशंस, जो भारत की जो आकांक्षाएं थे उसके प्रति वो सिंपैथेटिक थे, परंतु जो उनका प्राइम मिनिस्टर था वो कंजर्वेटिव पार्टी से था, विंस्टन चर्चिल, एंड वो डायहार्ड इंपेरियलिस्ट था, वो डायहार्ड उपनिवेशवाद का सपोर्टर था, एंड वो इंसिस्ट करता था कि वो किंग के द्वारा वो पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, वो ऐसा पहला प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है किंग के द्वारा अपॉइंटेड कि जो ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने की ओर, ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे बढ़े। सो इन द स्प्रिंग ऑफ 1942 चर्चिल वॉज परसुएडेड टू सेंड वन ऑफ हिज मिनिस्टर सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू इंडिया टू ट्राई एंड फोर्ज ए कॉम्प्रोमाइज विद गांधी जी एंड कांग्रेस। तो 1942 में चर्चिल अपना एक मिनिस्टर भेजता है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो इंडिया आते हैं ताकि ये कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ बनाने का कोशिश करते हैं गांधी जी और कांग्रेस के साथ। टॉक्स ब्रोक डाउन हाउएवर आफ्टर द कांग्रेस इंसिस्टेड दैट इफ इट वाज टू हेल्प द ब्रिटिश डिफेंड फ्रॉम द एक्सिस पावर्स देन द वाइसरॉय हैड फर्स्ट टू अपॉइंट एन इंडियन एज द डिफेंस मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वाइसराय को सबसे पहले कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, और इसी बात पर वार्ता टूट गई। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। सो ये टॉपिक को दोस्तों मैं यहीं पे अब समाप्त करता हूँ।